हर यूपीएससी एस्पिरेंट को अगर समय हो तो व्हाई नेशन फेल ये बुक पढ़नी चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में अगर आप नोट्स बनाने के लिए जाएंगे तो इससे क्या हुआ कि आप पूरा किताबें लिख दोगे। जितना मैं बच्चों को पढ़ा के मैं अर्निंग कर लेता था उतनी सैलरी मेरी कंपनी में भी नहीं थी। नैरेटिव मतलब बुक रिवीजन टेस्ट। ए नैरेटिव मतलब की बात करूं नोट्स रिवीजन टेस्ट, मैं इस पे काम करता हूं। और थर्ड मिशन की अगर मैं बात करूं आपको ट्राई फेल, फिर ट्राई करना है, फिर फेल कर सकते हैं, फिर ट्राई करना है, फिर फेल करेंगे, लेकिन फिर ट्राई करते करते फिर आप इसको सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। हमने राजीव भाई के साथ एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको उनका रूम दिखाया था, रेंट बताया था और एक महीने का इनका कितना खर्चा हो जाता है ओल्ड राजेंद्र नगर में वो बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है, वो भी शायद इन्होंने उस वीडियो में बता दिया था, और यहाँ किस चीज़ की तैयारी करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या इन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं। बहुत सारी तमाम बातें जिसके लिए आप वीडियो देखना चाहते हैं और देखते हैं वही बातें करेंगे। तो सबसे पहले राजीव भाई ये जानना चाहेंगे, आप ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं और ज़रूरी ये है कि यहाँ पे आप यूपीएससी की ही तैयारी करते हैं, तो ये जानना चाहूँगा आप यूपीएससी की तैयारी यहाँ पे सेल्फ स्टडी करके कर रहे हैं या फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है? एक्चुअली मैं यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं खुद से पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ख़ासकर जीएस सब्जेक्ट में। और मैंने इस चीज़ को जब मैं घर पे था तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से एनालिसिस कर लिया था क्या मुझे दिल्ली जाकर कोचिंग लगाने की ज़रूरत है। तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं जीएस सब्जेक्ट मैं खुद से कर सकता हूँ। मुझे अगर ज़रूरत है तो टेस्ट सीरीज लगाने की ज़रूरत है और मैं जुलाई महीनों में मैं मेंस का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने वाला हूँ। मैं जीएस का कोई कोचिंग नहीं लेने वाला हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि विदाउट कोचिंग मैं कम समय में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। और आप करेंगे भी, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं। ये बताइए आप कहाँ से हैं और आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई और 10th क्लास में और 12th में आपका स्कोर जो है वो कितना रहा था? एक्चुअली मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में एक छोटा सा प्यारा सा जगह है नवादा ज़िला। ये नवादा ज़िला गया और नालंदा ज़िला के बीच में पड़ता है। और मेरी 10th में जहाँ तक बात है मैंने बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है। मेरी पहली क्लास से 10th क्लास तक मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ और मैंने 10th क्लास में 79% मार्क्स मेरे आए हैं और मैं 12th क्लास में 72% मार्क्स मैंने गेन किया है। और जहाँ तक बात है मेरा ग्रेजुएशन का, मैंने अपना ग्रेजुएशन सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से मैंने किया है और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में मेरा इंजीनियरिंग हुआ है और मेरी ग्रेजुएशन का मार्क्स 54.89% है। और इसके बाद जब मैं एक साल मैंने जॉब किया है पुणे में। एक साल जॉब करने के बाद मैंने अपने आप को ये पाया कि जो जॉब है कहीं ना कहीं मैं उस जॉब में अपने आप को खुश महसूस नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस जॉब को छोड़ दूं और मैं जॉब छोड़ के मैं फिर से पटना गया। और पटना में आने के बाद मैंने अपने घर में बात किया कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, लेकिन फाइनेंशियल इशू के कारण कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स उस समय एग्री नहीं हुए। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर बोला कि मैं आपको हेल्प करूँगा, लेकिन थोड़ा सा उनको समय चाहिए था। लेकिन मैंने उस समय फिर अपना को डिसाइड किया कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और मैं पटना में मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैं होम ट्यूशन देना शुरू किया और मैं होम ट्यूशन के थ्रू मैं अच्छी खासी इनकम मैंने वहाँ से अर्न करना शुरू किया। और मेरी स्कूलिंग पूरी हिंदी मीडियम में हुई थी, लेकिन मैंने मेहनत करने के बाद जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाता था क्लास 10 तक और मैं अच्छी खासी अर्निंग में वहाँ से मैं कर लिया करता था। तो मैंने 1.5 साल मैंने पढ़ाया। जब कोविड आया तो कहीं ना कहीं फिर लॉकडाउन आई तो सब चीज़ें बंद हो चुकी थी। उस समय मुझे अपने आप से
अपने आप को समय दिया और मैंने सोचा कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ, मुझे फ्यूचर में क्या करना है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे आगे बढ़ना है। उस समय मैंने अपने घर वालों से बात किया, मैंने डैड को कन्विंस किया मुझे आगे पढ़ना है। तो डैड ने बोला कि बिल्कुल। तो डैड ने मुझे एडवाइस किया कि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम भर सकते हो, आप ग्रुप सी का एग्ज़ाम भर सकते हो, आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे सकते हो। ये इससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी से और जल्दी जॉब मिल जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे एक एक दिल में था, एक यूपीएससी कहीं ना कहीं मेरे ड्रीम जॉब थी। बचपन से मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ था कि मुझे यूपीएससी के लिए तैयार एक न एक बार मुझे तैयारी करनी चाहिए। और जो मेरे फ्रेंड सर्किल था कहीं ना कहीं मुझे बहुत मोटिवेट किया करते थे। जब मैं कॉलेज में था उस समय भी प्रभात, मेरे संचित, विकेश, क्यूर, ये सब मेरे बहुत दोस्त, बहुत क्लोज फ्रेंड रहे हैं। ये लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि राजीव आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैंने वहाँ से भी डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी की ही तैयारी करनी है। लेकिन बात आया कि फिर कहाँ से करनी है, पटना से करनी है या फिर दिल्ली से करनी है। तो वहाँ से मैंने कुछ लोगों से बात किया तो मुझे एक एडवाइस मिला कि आपको दिल्ली जानी चाहिए, वहाँ पे आपको एक अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आपको बिकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, सब चीज़ें आपको वहाँ पे आप जाकर अच्छा कर सकते हो। और टेस्ट जब वहाँ पे दोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपको आप अपने बिजनेस पे काम कर सकते हो। तो फिर मुझे लगा कि मुझे खर्चे कितने आएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल बहुत इशू था। तो मैंने फिर मैंने 1.5 साल जो मैंने पढ़ाया था बच्चों को, उससे मैंने कुछ पैसे जमा किए थे। और उस समय मेरे दोस्त प्रभात मेरे साथ खड़े हुए और मेरे दोस्त विकेश हैं, वो भी मुझे बहुत हिम्मत दिए, मेरा संचित, सब लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। सब लोग जॉब में हैं, एक एसेंचर में है और एक रेलवे में है। तो मुझे बहुत मोटिवेट किया और मुझे हर प्रकार से सपोर्ट करने के लिए उन्होंने आज भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं। प्रभात की बात करूँ, हमेशा मेरे साथ खड़े हैं हर प्रकार से। विकेश की बात करूँ, हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। तो वहाँ से मैंने फिर दिल्ली आने के लिए सोचा और मुझे लगा कि मेरे पास मैं दिल्ली एक ही बात सोच के आया कि फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं 2022 में अपीयर होने वाला हूँ, ये मेरी पहली अटेम्प्ट होगी और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट यही सोच के मैं आया हूँ। और मुझे लगता है कि जो मैंने चीज़ों को देखा है, जो मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान चाहेगा, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा कर सकते हो। ये बताइए, आपने जैसा कि बताया कि जो मेरी पढ़ाई हुई है वो हिंदी मीडियम में हुई है और अब आप जो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि यार हमने पढ़ाई तो हिंदी मीडियम से की है लेकिन हम इंग्लिश मीडियम में तैयारी कैसे करें, और आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, ये कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? एक क्वेश्चन आप बिल्कुल सही पूछे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे देश में जिनकी स्कूलिंग रीजनल मीडियम में होती है। बात करो हिंदी मीडियम, उड़िया मीडियम, बंगला मीडियम, मराठी मीडियम, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इंग्लिश को लेके एक मन में एक डर रहता है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी दिक्कत होगी, शायद आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरे लिए ये बस की बात नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए इंग्लिश आपको ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन ये बिल्कुल टफ नहीं है। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको 4 चीज़ों पे काम करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश मीडियम में इस एग्ज़ाम को देना है, उसके 4-5 महीना पहले आपको 3 से 4 चीज़ काम करनी है। एक पहला काम क्या करना है कि आपको अपनी रीडिंग स्किल बढ़ानी है। ऐसे मैं प्रतिदिन, मुझे शुरू से आदत रही है कि मुझे नोवेल पढ़ने की बहुत आदत है। मैं प्रतिदिन 1 से 2 घंटे मैं नोवेल पढ़ता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा वहाँ पर बुक बहुत सारा नोवेल का रखा हुआ है। तो मैं नोवेल पढ़ने का बहुत शौकीन रहा हूँ और मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत आदत रही है। जब मैं कॉलेज में था उस समय भी मैं द इंडियन एक्सप्रेस मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करता था और उससे कहीं ना कहीं मेरी वर्ड मीनिंग, मेरी वोकैब कहीं ना कहीं अच्छी खासी होती चली गई। उसके बाद सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लिसनिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। लिसनिंग स्किल इन दिस सेंस कि मुझे गाने सुनने का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं कभी भी हिंदी गाने को नहीं सुनता हूँ। मैं अपने मोबाइल में हमेशा इंग्लिश गाने को सुनने का कोशिश करता हूँ और विद सबटाइटल। जब भी समय मिलता है
आप एक काम करें, उसके बाद आप जब भी आप मूवी देख सकते हैं, और वो भी हिंदी मूवी नहीं, आप इंग्लिश मूवी देखिए विथ सब टाइटल देखिए, और जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आए आप वहाँ से पॉज कीजिए, आप उसके बाद फिर उस वर्ड को आप सर्च कीजिए, उसके बाद फिर से उसको आप देखिए। और आप एक कर सकते हैं कि आप राज्यसभा टीवी भी देख सकते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिलेगी और फिर वहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब तीसरा काम क्या कर सकते हैं, आप राइटिंग स्किल। जब मैं दिल्ली आया था, मैं 2 मंथ पहले दिल्ली में आया हूँ, मैं उसी समय से मैंने अपनी राइटिंग स्किल पे काम करना शुरू कर दिया था। मैं अभी भी प्रतिदिन मैं एक टॉपिक में लिखता हूँ, मेरा प्रतिदिन का रूटीन है, मैं एक टॉपिक पे लिखता हूँ। बहुत लोग ये सोचते हैं नहीं, जो भी न्यूज़ प्रिंट होते हैं उनके मन में ये आता है मैंने तो अभी तो कोर्स ही नहीं पढ़ा, मैं क्यों राइटिंग स्किल शुरू करूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप कोर्स का मत शुरू करें, जब आपका कोर्स फिनिश हो जाए, ऐसे आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत खत्म कर दें, आप पॉलिटी का शुरू कर सकते, लेकिन उसके पहले आपके पास बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ऐसे आज का न्यूज़पेपर आप अगर पढ़ेंगे तो द हिंदू में एक आर्टिकल आया है, आज द हिंदू में एक आर्टिकल आया है पार्लियामेंट पे, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट पे आज द हिंदू में एक अच्छी सी एक आर्टिकल छपा है। उस आर्टिकल को आप पढ़ें और पार्लियामेंट के वर्किंग का जो चीज़ों उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है उसको पढ़ने के बाद आप अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करें। आपसे स्टार्टिंग में गलती हो सकती है, स्टार्टिंग में आपको स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक ये हो सकती है, लेकिन आप उसको जब आप एक बार लिख लें उसको अप टू 50 वर्ड्स में, उसके बाद आप उसको खुद से आप चेक करें, 1-2 बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की है और उसको फिर आप सही करने का कोशिश करें। और जब भी आप हर संडे को आप मान लो कि आप अगर एक टॉपिक उठा के आप अपनी ग्रामर को अच्छी कर सकते हैं, मान लो कि प्रोनाउन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे दैट का यूज किया जाता है, कहाँ पे हु का, कहाँ पे हुम का, कहाँ पे हुज का, तो ये सब चीज़ों पे आप हर संडे को सब निकाल के काम कर सकते हैं। ये 3-4 महीने अगर आप सही से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसा अपने आप को रियलाइज़ करेंगे कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। और यूपीएससी में ऐसा नहीं चाहिए कि आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए लेवल का, बिल्कुल नहीं। ऐसा इंग्लिश आनी चाहिए कि जिसमें आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातों को आप इंग्लिश में अच्छी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इतना ही यूपीएससी को चाहिए होता है। और जहाँ तक बात रहा आपकी स्पीकिंग स्किल का, तो मैं यहाँ पे जो फ्लैट में रहता हूँ यहाँ पे 5 बच्चे रहते हैं, 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। मैंने सबको बोल के रखा है कि मैं जिससे भी बात करता हूँ ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश। दोज पर्सनस जो भी लोग यहाँ पे बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे डिफरेंट स्टेट्स के यहाँ पे रहते हैं, मैं सबसे बात करता हूँ इंग्लिश में ही। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है और एक काम आपको शुरू करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इंग्लिश से आप डरे नहीं, उसको उससे आप लड़िए, अपनी कमजोरी को अपना स्ट्रेंथ बनाइए। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था, मुझे भी लगता था यार द हिंदू समझ में नहीं आती है, मुझे क्या करूँ, बहुत सारे 2-3 घंटे मुझे लगते थे। लेकिन अब मैं आराम से 1 घंटे में मैं द हिंदू न्यूज़पेपर को आराम से पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ। और सिर्फ द हिंदू नहीं, आपको द हिंदू के अलावा भी आपको इंडियन एक्सप्रेस का एटलीस्ट उसका एडिटोरियल पेज जो एक्सप्लेन पेज आता है उसको भी देखना चाहिए। ऐसे आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है बैड बैंक से रिलेटेड, तो बैड बैंक से रिलेटेड एक आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, उसको भी आप देखें, उसको भी आप समझें। जैसे बात करूं कि आज का पेपर का जो द हिंदू में आज का जो टॉपिक आया है पार्लियामेंट रिलेटेड आया है, तो ये टॉपिक आप GS2 से कनेक्ट कर सकते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस में एक टॉपिक आया है बैड बैंक से, ये आपका GS3 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं। तो एक आपको हिम्मत बना कर रखनी है, आप अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ बनाएं। आप बिल्कुल ना डरे कि मेरी हिंदी मीडियम में हुआ है, मेरी इस मीडियम में हुआ है। मेरी भी 10th क्लास तक मुझे कुछ भी समझ में इंग्लिश नहीं आती थी, उसके बाद से मैंने अपने आप को काम करना शुरू किया। उसके बाद जब मैं जॉब छोड़ के जब मैं पटना गया था तो मैंने 1.5 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया है। और मैं जो भी बच्चों को मैं पढ़ाता था सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते थे। पटना के जो भी टॉप मोस्ट स्कूल है, संत माइकल, संत कैरेंस, संत जेवियर, सारे स्कूल के बच्चों को मैंने पढ़ाया है 10th क्लास को। तो कहीं ना कहीं वहाँ से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आई थी। मेरी स्कूलिंग भले ना इंग्लिश मीडियम में हुआ हो, लेकिन मैंने जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ICSE बोर्ड के बच्चे, उनको मैंने पढ़ाया है और वो लोग अच्छे खासे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक
हिम्मत देती है। ये बताइए, यहाँ पे आपने कोई कोचिंग तो ज्वाइन किया नहीं है, आप सेल्फ स्टडी ही करते हैं। अब जो बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं वो एक चीज़ और ध्यान से देखते हैं कि ये नोट्स कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी बुक फॉलो करते हैं। उसका भी आप इंतज़ार कीजिए, पूछेंगे इनसे ही कौन सी बुक फॉलो करते हैं और नोट्स कैसे बनाते हैं, आपको दिखाएंगे। और ये जो आपने रूम लिया, यहाँ पे तो चेयर और ये टेबल, आपको सारा सामान खरीदना ही पड़ा होगा। जी नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं खरीदना पड़ा। मैं घर से सिर्फ आया था अपना किताब और अपने कपड़े लेकर। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं खरीदा है। मुझे सब कुछ यहाँ पे रेडीमेड मिल गया है। और यहाँ पे जो मेरे पार्टनर मेरे भैया हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। वो भैया जो हैं 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, जो भी लाइब्रेरी वो ज्वाइन किए हुए हैं, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे जितने भी पार्टनर लोग यहाँ पे रहते हैं, बाकी रूम में जो रहते हैं, मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं खरीदना पड़ा है। मैं सिर्फ अपने कपड़े और अपने किताब लेकर मैं दिल्ली को आया था और मुझे यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यहाँ पे अभी आप कोई बुक पढ़ रहे थे, ये कौन सी बुक है? ये अभी मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ और पॉलिटी में मैं अभी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ। और लक्ष्मीकांत में मैं चैप्टर पार्लियामेंट अभी पढ़ रहा हूँ मैं। तो मेरी जो शेड्यूल है, मॉर्निंग में मैं पॉलिटी कवर करता हूँ और मैं दोपहर में मैं इकोनॉमिक कवर करता हूँ, रात में मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और अपनी राइटिंग को करता हूँ। तो मैं अप्रैल तक, मेरी टारगेट है कि मैं अप्रैल महीने तक मैं पॉलिटी और इकोनॉमी को मैं ख़त्म कर दूँ और अप्रैल के बाद फिर मैं इन्वायरमेंट और मैं ज्योग्राफी को स्टार्ट करूँगा। मेरी टारगेट है कि अक्टूबर मंथ तक मैं पूरा जीएस पेपर को ख़त्म कर दूँ और उसके बाद मैं अक्टूबर से लेके जैन महीने तक मैं अपना ऑप्शनल पर मैं फोकस करूँगा। और उसके बाद फैब महीना से मैं जो भी प्रीलिम का चीज़ें हैं मैं उस पर अपनी फोकस करूँगा। ये जो ऑप्शनल की बात आई, ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है और मैं सोशोलॉजी से इस एग्ज़ाम को मैं लिखूँगा। यही आपने क्यों चुना ऑप्शनल में? जब मैं घर पे था तो मैं जब यूपीएससी के बारे में सोच रहा था कि मुझे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए था, तो मेरे मन में 2-3 ऑप्शनल थे। सबसे पहले मैंने सारे पेपर को मैंने देखा, जो भी पास्ट में सारे एग्ज़ाम हो चुके थे। तो मेरे मन में 3 सब्जेक्ट आया, पॉलिटी आया, PSIR आया, ज्योग्राफी आया और सोशोलॉजी आया। उसके बाद मैंने फिर क्या किया कि NCERT को मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैंने 1-2 मंथ में मैंने NCERT को पढ़ा। तो NCERT पढ़ने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ रहा है, फिर मुझे पॉलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है और फिर मैंने सोशोलॉजी का सोसाइटी जो 11-12 की सब्जेक्ट है उसको मैंने पढ़ा अच्छी खासी से। तो मैंने फिर तीनों पेपर को मैंने बैठ के एनालिसिस किया। काफ़ी टाइम लगा मेरे को, 1 महीने मुझे इसी में निकल गया। तो मैंने पेपर देखने के बाद मैंने फिर उसका देखा, ट्रेंड देखा कि किस एग्ज़ाम में कितने समय मुझे देना पड़ेगा। तो मैंने फिर अपने आप को देखा कि जो PSIR है उसमें कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लग सकता है। और फिर ज्योग्राफी मैंने देखा कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि नहीं, इससे बेटर मैं सोशोलॉजी में कर सकता हूँ। और सोशोलॉजी में इसलिए क्योंकि जो उसकी सिलेबस है, एक तो ज़्यादा उसमें छोटी सिलेबस है और उसमें सोसाइटी के बारे में, कास्टिज़म के बारे में, आपको रिलीजम के बारे में आपको ये सब पढ़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ को मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा था कि शायद मैं इस चीज़ में मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं इसमें अच्छी खासी से मैं लिख सकता हूँ और इसका रिजल्ट भी कहने की पास्ट में अच्छी रही है। तो ये सोचकर मैंने फिर सोशोलॉजी को मैंने फिर चुना। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आज तक हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे बच्चों के रूम पर गए भी हैं। हर बच्चे के रूम में हमें मैप लगे हुए मिलते हैं, हम आपको दिखाते भी हैं। ये जो मैप लगाते हैं बच्चे, इनको किस तरीके से यूज करना चाहिए, और आपने यहाँ पे कुछ नोट पैड पे लिख कर लगाया भी हुआ है, इसके बारे में भी अभी आपसे पूछेंगे। ये बताइए, आपने यहाँ पे ये क्या लगाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक्चुअली ये जो है यहाँ पे, जैसे बात करूँ मैं आपको फर्स्ट मिशन, कोई भी स्टूडेंट का फर्स्ट मिशन क्या होनी चाहिए, इन पे दिखाना, कोई भी आपको फर्स्ट मिशन क्या होनी चाहिए। तो पहला मिशन यहाँ पे है सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हर स्टूडेंट को जो पहला मिशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सेकेंड मिशन जो होनी चाहिए, मैं जो फॉलो करता हूँ BRT प्लस NRT। BRT की अगर मैं बात करूँ तो बुक रिवीजन टेस्ट, तो BRT मतलब बुक रिवीजन टेस्ट, NRT मतलब की बात करूँ नोट्स रिवीजन टेस्ट, मैं इस पर काम करता हूँ।
और थर्ड मिशन की अगर मैं बात करूं आपको, ट्राई फेल, फिर ट्राई करना है, फिर फेल कर सकते हैं, फिर ट्राई करना है, फिर फेल करेंगे, लेकिन फिर ट्राई करते करते फिर आप इसको सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। फिर यहां पर मैंने लिखा है करंट अफेयर्स लिखा है मैंने। जब आप न्यूज़पेपर को जब पढ़ते हैं तो किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो कोई भी आपका न्यूज आया है, जैसे मैं बात करूं अभी आपका न्यूज चल रहा है कि बात करूं मैं आपको करंट न्यूज, जैसे इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन, जो आज जो प्राइम मिनिस्टर अभी हमारे बांग्लादेश में है, तो पहले आपको ये देखना है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इंडिया और बांग्लादेश का क्या बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद आपका कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में आपका न्यूज आया है उस पर हमको बात करनी चाहिए। फिर सेकेंड आपका आता है करंट, उसका स्टेटस क्या है उस रिलेशन का, उस पर बात करनी चाहिए। फिर आपको आता है चैलेंजेस कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में क्या क्या चैलेंजेस है, उस पर बात करनी चाहिए। फिर आपको आता है प्रोज और कॉन्स पे, फिर आपका आता है उसका सोल्यूशन। तो इस प्रकार से हमको कोई भी न्यूज़ को हमको इस प्रकार से पढ़नी चाहिए, 4-5 पॉइंट को हमको माइंड में रखनी चाहिए ताकि हम हर न्यूज़ को हम कवर कर सकें। जहां तक बात रहा इसकी बात रहा, तो ये हमारे आंसर राइटिंग प्लस एसे। ऐसे मैं हर संडे को मैं एसे की तैयारी करता हूं, एक टॉपिक में मैं एसे को प्रिपेयर करता हूं। तो हर संडे को मैं एक एसे प्रिपेयर करता हूं और अपनी आंसर राइटिंग को मैं लिखता हूं। तो मुझे लगता है कि किस प्रकार से आपको राइटिंग को लिखनी चाहिए, उसका स्कोप क्या होनी चाहिए। तो पहला आपका आता है जीएस अप्रोच। तो जीएस अप्रोच में आप कौन कौन से आप इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो जीएस अप्रोच में आपका आता है हिस्टोरिकल, आपका ज्योग्राफिकल, आपका कल्चर, आपका पॉलिटी, आपका आईआर, आपका हेल्थ, एजुकेशन, सोसाइटी, ये सब आप अप्रोच को डाल सकते हैं। दूसरा आपका आता है आईआरएस अप्रोच आपका आता है। फिर आपका आता है पेस्टल, मतलब कि आप पेस्टल अप्रोच में आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल आप डाल सकते हैं। फिर आपका प्रोज एंड कॉन्स अप्रोच आता है, ये सब अप्रोच आप, फिर आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, आपका थ्रेट्स, ये सब अप्रोच आप डाल सकते हैं। तो आप राइटिंग में आप कहीं ना कहीं आपको राइटिंग जब आप करेंगे किसी आपको क्वेश्चन को, ऐसे को, तो ये सब सारे अप्रोच को आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो जैसे मैं अभी टॉपिक पढ़ रहा हूँ पार्लियामेंट वगैरह, तो पार्लियामेंट में यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे जानने को मिलती है, जो भी आर्टिकल, जैसे आपका आर्टिकल 1110 आपको मनी बिल को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस बिल फर्स्ट आपका आर्टिकल 117 फर्स्ट क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से जो भी चीज़ें आपको पढ़ने का यहाँ पे लिख के, ताकि आप जो रिवीजन करें जब भी आपको समय मिले आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने फिर एक मैंने कोटेशन में रखा है, मैंने इसी कोटेशन को मैं फॉलो करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। या तो दिल लगा के तैयारी करो या तैयारी ही मत करो, फालतू में यूपीएससी के आस्की में जवानी बर्बाद मत करो। तो ये मेरा कोटेशन है, ये मुझे कहने की मोटिवेट करता है। और मैं यहाँ पर रखा हूँ, मिशन रखा हूँ मैं 1 आवर में 15 पेज को मैं पढ़ सकूँ। 15 पेज तो नहीं हो पाता, लेकिन 10 पेज 9 पेज, लेकिन ये मेरा मिशन है कि मैं जितने ज़्यादा मैं अच्छी तरीके से पढ़ सकूँ। दूसरा मैंने रखा है यहाँ पर लेस रिसोर्सेज, अपनी रिसोर्सेज को आप कम से कम रखें। मल्टीपल रिवीजन, आप अपने रिवीजन को जितना ज़्यादा से आप ज़्यादा करें। अवॉइड ट्यूटर, जब मैं घर पे था तो मैं ट्यूटर से बहुत ज़्यादा मैं वहाँ पर एक्टिव रहता था, तो मेरी वीकनेस थी, मैंने अपने वीकनेस को हटाने के लिए मैंने अवॉइड ट्यूटर लिखा है ताकि मैं इससे मैं दूर रह सकूं। फिर हमारा हार्डवर्क। फिर मैंने यहाँ पर रखा है कि अवॉइड सोशल मीडिया, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, नो पेन नो गेन। तो एक कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिवेशन की तरह मुझे यहाँ पे निशान रखा है कि जिससे कहने कि मुझे अच्छा लगता है। उधर जो अगर उधर की बात करें तो वो टाइम टेबल है, वो शायद आपने बता दिया है। जी टाइम टेबल मेरी है। मैं टाइम टेबल की बात करूं तो जो मेरी टाइम टेबल है, मेरी 7 बजे मैं सुबह उठ जाता हूं, 7 से 8 बजे तक मैं फ्रेश होता हूं, 8 से 9 मैं पॉलिटी का रिवीजन करता हूं, और 9 से 12:30 मैं पॉलिटी को पढ़ता हूं, 12:30 में मैं खाना खाता हूं, 1 बजे फिर मैं सो जाता हूं, फिर मैं 2 बजे उठ जाता हूं, 2 बजे से लेके 3 बजे तक मैं पेपर को पढ़ता हूं, 3 से लेके 5 तक मैं फिर नोवेल को पढ़ता हूँ, 5 से लेके फिर 5:30 में रेस्ट करता हूँ, 5:30 से लेके 6:30 तक मैं वॉकिंग को जाता हूँ, दौड़ने के लिए जाता हूँ, बाजू में एक पार्क है, मैं पार्क में दौड़ने के लिए जाता हूँ। फिर 7 बजे फिर मैं खाना खाता हूँ, 7 से फिर 7:30 तक खाने में जाता है, फिर 7:30 से लेके फिर मैं फिर 12 बजे तक
फिर मैं इकोनॉमी को पढ़ता हूँ, इकोनॉमी और फिर करंट अफेयर्स को। तो 12 बजे फिर मैं सो जाता हूँ, और 12 से फिर मैं 7 बजे फिर मैं उठ जाता हूँ। तो मेरा रूटीन है डेली का। ये बताइए, यहाँ आपकी कुछ बुक रखी हैं, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आपकी बुक्स रखी हुई हैं, ये कौन कौन सी बुक हैं जो आप पढ़ चुके हैं और या आपने नहीं पढ़ी हैं, क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है वो? एक्चुअली मेरा भी क्या है कि मैं 2 विषय को भी कवर कर रहा हूँ मैं। एक मेरा पॉलिटी और एक मेरा इकोनॉमी। तो पॉलिटी के मैं लक्ष्मीकांत को उठाता हूँ, और इकोनॉमी के लिए मैं यहाँ पढ़ता हूँ, और मैंने स्टडी पढ़ चुका है इकोनॉमी के लिए। और सेकंड में हर संडे को मैं एस्से का तैयारी करता हूँ, और संडे को जैसे मेरा एस्से रहता है तो एस्से के लिए मेरा एक बुक है, और मैं यहाँ से मैं खरीदा हूँ एस्से के लिए, ताकि ये प्रीवियस ईयर ये कौन सी बुक है एस्से के लिए? ये आपका इसमें बताता है कि एस्से किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का जितना भी आज तक का एस्से आया है उसमें आपको दिया हुआ है, और मैं इसके थ्रू मैं एस्से को तैयारी करता हूँ। हर संडे को मैं एक इससे टॉपिक का मैं तैयारी करता हूँ। और यहाँ पर मैंने मार्केट से उठा के लाया, जैसे विकास रंजन सर का नोट्स है एस्से का, और इसमें जो भी नोट्स इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं सर का, वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि एस्से को किस प्रकार से लिखा जाता है। और सर का कोटेशन भी इसमें दिया हुआ है हर टॉपिक बाय टॉपिक पर। तो कहीं ना कहीं ये एस्से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मेरे नोवेल का कुछ बुक रखा हुआ है, तो कहने कि मुझे नोवेल पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं नोवेल को पढ़ता हूँ। और मुझे नोवेल पढ़ने का शौक़ रहा है कि जैसे मैंने सारी बुक को ख़त्म कर दिया पढ़ के। और वाई नेशन फेल, मैं जब घर पे था उस टाइम इसको पढ़ चुका था एक बार, और उसके बाद ये था आपका, इसको मैं पढ़ चुका था। और ये भी मेरा नोवेल है गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इसको पढ़नी चाहिए। ये आपको एस्से में हेल्प करेगा, एस्से में हेल्प करेगा, साथ साथ आपको जीएस विषय में भी आपको हेल्प करेगा, आपको राइटिंग स्किल को आपको इनहेंस करेगा, आपके कंटेंट को आपको इनहेंस करेगा। क्या ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ठीक है, हिंदी मीडियम वाले? है ना, ये बुक इंग्लिश में आती है। तो ये बुक इंग्लिश में आती है, तो ये बुक मुझे लगता है कि एस्से के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको जीएस स्कोर में कहीं ना कहीं पॉइंट को आपको इंक्लूड करने में से आपका टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पॉवर्टी हो गया। तो ये जो टॉपिक है इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, और यूनिक इसमें पॉइंट है कि जो आपको जनरल जो बच्चे पढ़ते हैं नोट्स वगैरह से, उससे कुछ हटके इसमें है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पॉइंट को लिखने में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, और बाकी बच्चों से कहने के आपका कंटेंट कुछ अलग मिलेगा। तो सारी बुकें, जैसे आपका पैक्स इंडिका है, आपको आईआर के लिए इंटरनेशनल रिलेशन का बेसिक जो पार्ट होता है, ये बुक से आप कवर कर सकते हैं। जब मैं घर पे था तो मैंने बुक को पढ़ चुका था एक बार, तो कहने की ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो और मुझे लगता है हर यूपीएससी एस्पिरेंट को अगर समय हो तो वाई नेशन फेल ये बुक पढ़नी चाहिए। इसे कहने कि आपको बहुत सारी आपको चीज़ें को आपको किस प्रकार से लिखी जाती है, आपके नॉलेज, आपको जितना भी यूएस में जो भी आपका हिस्ट्री जो भी है, उससे आपको सारी बैकग्राउंड क्या था उसके पास्ट में, सब कुछ आपको इससे नॉलेज मिलेंगे। और कहने कि आपकी एक वर्ड मीनिंग भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, आपका वोकैब भी इंक्रीज होगा, और मुझे लगता है कि आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होगी। तो आप नोवेल पढ़ेंगे जितनी ज़्यादा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो वो आपको ज़्यादा कहने के आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा और भी कुछ बुक्स वगैरह हैं? ये क्या है ये चीज़? जैसे मेरा एनसीईआरटी का है इधर, जो एनसीईआरटी मैंने पूरा पढ़ चुका है, और कुछ यहाँ पर योजना मैगजीन है। ऐसे योजना मैगजीन मैंने जो यहाँ पर पढ़ा है मैंने, सारी योजना मैगजीन है हर महीने का। तो योजना मैगजीन है ये, मतलब हर महीने का योजना मैगजीन को मैं रीड करता हूँ। और आपने कुछ अपने नोट्स वगैरह भी बनाए हैं, वो बच्चे देखना चाहेंगे? नोट्स सर अभी मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरी पहली रीडिंग चल रही है। तो पहली रीडिंग में मैं यही कहूँगा कि पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाना चाहिए। आप बना तो रहे हैं, लेकिन वो माइंड के अंदर बना रहे हैं। यस मैंड क्या फर्स्ट रीडिंग में क्या है कि फर्स्ट रीडिंग में जब आपको इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं आप सिर्फ उसको पढ़ते जाने का। जब आप सेकेंड बार जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में अगर आप नोट्स बनाने के लिए जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आप पूरा किताबें लिख दोगे। तो इससे बेटर क्या है कि पहले आप क्या करो, पहले सिलेबस को पढ़ो, आप पास्ट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको पढ़ो। उसके बाद फर्स्ट रीडिंग करने के बाद जब दूसरी रीडिंग करने के लिए जब जाएंगे तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको टाइम भी सेव होगा, आपको पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बार में कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं बनने चाहिए, ऐसा मेरा मुझे लगता है। आज आपको कई हजार इंडिया के कोने कोने के लोग देख रहे होंगे, बच्चे भी, स्टूडेंट भी और बड़े बड़े भी, टीचर्स भी देखते हैं आपको। तो आप अपने दोस्त, जो आपने बताया आपके दोस्त काफ़ी मदद कर रहे हैं, और मम्मी पापा के लिए कोई खास मैसेज छोड़ना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि लाइफ में
आप भगवान से कुछ मांगो या ना मांगो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से ये चीज़ ज़रूर मांगनी चाहिए कि लाइफ में एक अच्छा दोस्त ज़रूर मिले। जो मुझे लगता है, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं। मैं स्कूल में रहा हूँ, मैं कॉलेज में रहा हूँ, मैं कहीं भी रहा हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहा है। मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे हमेशा प्रेरित किए हैं। मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरे पेरेंट्स का ही यह आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पे हूँ। और मुझे लगता है कि दोस्त का रोल मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। पेरेंट्स का जो रोल रहता है उससे आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो बहुत यूनिक रहता है। लेकिन पेरेंट्स के अलावा जो ज़िंदगी में जो रोल होता है इंसान का, वो मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मेरे दोस्त ना होते तो शायद मैं दिल्ली नहीं आ पाता पढ़ाई करने के लिए। और मुझे लगता है कि दोस्त का ही मेरी एक, आप कह सकते हैं साफ साफ कि दोस्त ही का एक मेरी ऊपर हाथ है कि मैं दिल्ली में आज पढ़ाई कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि दोस्त, मुझसे ज़्यादा आशा मेरा दोस्त को है कि शायद मैं अच्छा कर जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक करने के लिए नहीं आया हूँ कि मुझे आईएएस बनना है, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे इसलिए भी आया हूँ ताकि मैं पश्चाताप कर सकूँ, ताकि मैं अपने काम को सही से कर सकूँ, ईमानदारी के साथ, हॉनेस्टी के साथ। रिजल्ट के बारे में मैं कभी नहीं सोचता। मैं डेली जो रूटीन बनाता हूँ मैं उस पर फोकस रहता हूँ। रिजल्ट क्या होगा मुझे पता नहीं। मैं ये भी नहीं सोचता कि रिजल्ट ना होगा तो क्या होगा। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ क्या मैं अपने आप से खुश हूँ। अगर मेरा जवाब आता है रात में सोने के पहले, मैं अपने आप से पूछता हूँ आज मैंने जो काम किया क्या मैं उससे खुश हूँ। अगर मेरे अंदर से आवाज़ आता है यस आई एम हैप्पी, तो रात में नींद अच्छी आती है। अगर मुझे अंदर से आवाज़ आता है कि आज दिन में मैंने टाइम को वेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा मेरे को अपने आप को उस पर काम करने का मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो रिजल्ट के बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी ना हुआ, इंसान को अपनी मेहनत करनी चाहिए ताकि ज़िंदगी में कभी भी इस बात का रिग्रेट ना हो कि मैंने सही से पढ़ाई नहीं किया। रिजल्ट ना होना हो भगवान के हाथ में है। मेरा यही कहना है, मैं हमेशा विश्वास रखता हूँ, मेरा काम है मेहनत करना, इतना मेहनत करना कि मुझे कभी भी रिग्रेट ना हो कि यार काश मैंने टाइम को वेस्ट ना किया होता। बस मैं ही सोच के पढ़ाई करता हूँ। मैं कभी नहीं सोचता रिजल्ट के बारे में। मैं कॉन्फिडेंस हूँ आप, क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास रहेगी तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाओगे। मैंने इस चीज़ को मैंने अपना आपको झेला है, क्योंकि जब बच्चों को मैं पढ़ाता था तो मुझे अंदर एक कॉन्फिडेंस आई थी कि नॉलेज का कितना इंपॉर्टेंस है, कि जितना मैं बच्चों को पढ़ा कर मैं अर्निंग कर लेता था उतनी सैलरी मेरी कंपनी में भी नहीं थी। तो ये विश्वास कहने के मेरे अंदर है कि अगर नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप यकीन मानिए कि आपको ज़िंदगी में थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नॉलेज को गेन कीजिए और पढ़ाई को इस प्रकार से नहीं पढ़िए कि मुझे जॉब क्वालिफाई करना है, मुझे एग्ज़ाम देना है। आप इंजॉय कीजिए। जिसमें पॉलिटी पढ़ता हूँ तो इंजॉय करता हूँ, पार्लियामेंट क्या है, जीरो सेशन क्या है, मतलब कि आप चीज़ों को ना आप इंजॉय कीजिए कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है, चीफ मिनिस्टर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। ये सब सारी चीज़ों को इंजॉय करते हुए पढ़िए। आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आप इंजॉय कीजिए। पहले वाटर सिस्टम था, वाटर सिस्टम के बाद फिर आपका इंडिया में फिर आपका रुपीज़ आया, तो किस प्रकार से वाटर सिस्टम में लेन देन होता था कि आप मुझे पोटैटो दो मैं आपको टोमेटो दूंगा। तो इस प्रकार का सिस्टम वस्तु बिन में, हाँ, तो आप हिंदी पता नहीं हिंदी को उसको क्या बोलते हैं। तो वाटर सिस्टम पर पहले पास्ट में था, तो इस सबको एंजॉय कीजिए। अरे पहले ऐसा भी होता था कि तुम मुझे आलू दो मैं आपको ये दूंगा। तो फिर आपको इंडिया में फिर आपका रुपया आया, तो किस प्रकार से इन्फ्लेशन होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये सब आरबीआई क्या करता है, तो ये सब चीज़ को एंजॉय करते हुए इंसान को पढ़नी चाहिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़नी चाहिए। एग्जाम का रिजल्ट का बिल्कुल ना सोचें। आपने कई बार बोला था ओल्ड राजेंद्र नगर में जाइए, वहाँ का भी वीडियो बनाइए, तो राजीव भाई के रूम पे मौजूद थे। यहाँ पे हमने बता दिया है आपको, यहाँ इन्होंने मैप भी लगाए हुए हैं, रूम आपको दिखा दिया है। इससे अगले वाले वीडियो में आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। इनके पास लैपटॉप भी है, पूरा सेटअप है, लेकिन ये सेल्फ स्टडी ही करते हैं। ये जान करके मुझे भी ज़्यादा खुशी हुई थी और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारी भी पूरी शुभकामनाएं हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं।